वॉइस न्यूज में खुशामदीद। वॉइस न्यूज का अवलीन मकसद लोगों के हकूक के लिए आवाज उठाना है। हकूक की इस जंग में हम अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए और हम सब के हकूक के लिए हर कीमत पर एक बेखौफ लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वॉइस न्यूज ऐसे लोगों की बहादुरी को पहचानता है और सराहता भी है, और ऐसे लोगों को जो जुल्म और ज्यादती के सामने डट जाएं, वॉइस न्यूज अपना आइडियल और अपना हीरो मानता है। हमारा ये वादा है कि जब आप जुल्म के खिलाफ डट जाएंगे तो वॉइस न्यूज भी आपकी आवाज जरूर बनेगा। आज हम जिनकी आवाज बनने जा रहे हैं वो जब 15 साल की थी तो उनके वालिद का कत्ल कर दिया गया, इसलिए कि उनके वालिद अपने इदारे में होने वाली करप्शन को बेनकाब कर रहे थे और संगीन नताइज की धमकियों के बावजूद अपने मिशन पर वो अमल पैरा थे। वो 15 साल लड़की आज एक चट्टान बनकर अपने शहीद वालिद के कातिलों को ललकार रही है और घसीट घसीट कर सलाखों के पीछे धकेल रही है, और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। माहम अमजद, हमें एहसास है कि बार बार इस वाक़े को दोहराना कितना मुश्किल है, मगर हमें आप काइंडली बताइए कि ये जो वाक़या था जिसमें आपके वालिद को शहीद कर दिया गया, ये वाक़या क्या था? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। कोई भी जुर्म, स्पेशली पाकिस्तान में, और इस तरह का जो जुर्म होता है जो गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, इतने सरेआम होता है, ये बगैर प्लानिंग के नहीं होता, बगैर बैक हिस्ट्री के नहीं होता। अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो 1999 में मेरे फादर चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम के हेड बने थे और उन्होंने बिलियंस वर्थ करप्शन पकड़ी थी उसमें, और उसके दौरान ही उन्होंने कंपनी में बड़े दुश्मन बना लिए थे। करप्शन पकड़ी गई थी, उनको प्रमोशन से नवाजा गया था, और जिन्होंने करप्शन पकड़ी थी उनको इतना विक्टिमाइज कर दिया था कि राइट आफ्टर माय फादर कॉट द करप्शन, उनको 6 महीने उनकी सैलरी बंद कर दी गई थी इलीगली। फिर उनको ऑफिस के बगैर बिठाया जा रहा था। एंड ऑल ऑफ दीज लेटर्स मुझे अब मिले हैं, मेरे हाथ में आए हैं जब से मैंने केस रीस्टार्ट किया। दैट टाइम आई वाज वेरी यंग. I'm born in 1993, so you can imagine, the mindset or the capacity to understand कि घर पे क्या हो रहा है या डैडी क्यों परेशान है. पर मेरी पूरी जिंदगी इस जुल्म में गुजर गई है। मेरे 14 साल जो मेरे फादर के साथ, जो 15 साल मुझे मेरे फादर के साथ मिले हैं, और जो वक्त मैंने उनके साथ गुजारा है, उन 15 सालों में मुझे एक दिन याद नहीं है ऐसा कि हम विक्टिमाइज ना हो रहे हो, या मेरे फादर विक्टिमाइज ना हो रहे हो, या हमारे घर पे किसी किस्म की परेशानी ना हो। ऑल ऑफ दिस बिकॉज ही डिडंट लेट करप्शन हैपन। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पे करप्शन पकड़ने पे आप पे जुल्म होते हैं और आपको विक्टिमाइज किया जाता है। अगर आप बाहर के मुल्कों में, आई लिव इन यूएई, आप इधर यहाँ पे किसी का गिरा वॉलेट भी किसी को दे दो ना, वापस पुलिस को कर दो, तो यूर रिवॉर्डेड, ताकि आपको अप्रिशिएट करते हैं लोग, कि लोग बाकी भी सीखें और बाकी भी लोग जो हैं इस तरह के शामिल हों इसमें। मेरे फादर की विक्टिमाइजेशन जब हो रही थी, मैं कुछ 5-6 साल की उम्र, मुझे अपनी याद है कि मैं 5-6 साल की थी और घर पे फोन आते थे। और मैं अपने फादर का कॉल का वेट करती होती थी, एंड आई वुड रन टू द फोन एवरी टाइम। और मैं फोन उठाती थी और सबसे पहला सवाल होता था, डैडी घर पे हैं? एंड आई यूज्ड टू से, नहीं अंकल, डैडी घर पे नहीं है। एंड द नेक्स्ट 5 से 6 साल बच्ची के साथ आप फोन पे आप कह रहे हो उसको कि तुम्हारे बाप की नौकरी चली जाएगी, तुम लोग सड़क पे आ जाओगे, तुम लोगों को हड्डी खाने को नहीं मिलेगी। एंड आई वुड बी क्राइंग, एंड आई वुड बी क्राइंग एंड आई से नो नो नो, एंड आगे से हा 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 करके फोन बंद कर दिया जाता था। uh, जब मर्डर हुआ था, आई थिंक हमें तो ये बात पता थी कि ये कंस्पिरेसी है, लेकिन हमें इतना दबा दिया गया था कि हम कुछ कर नहीं सकते थे। मेरी अम्मी इज, माय मदर इज हाउस वाइफ। हमारे घर पे वाहिद अर्निंग हैंड मेरे फादर थे। मेरा बड़ा भाई जो इकलौता मर्द है घर का, 20 साल का था। मेरी बड़ी बहन 19 साल की थी और मैं 15 साल की थी जब मर्डर हुआ। मेरे भाई को लंदन गए हुए 1 साल हुआ था, उसने यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था, और
हमने इस डर से उसको कभी वापस पाकिस्तान भी नहीं बुलाया, और हम अकेले 3 औरतें रहे डैडी के बाद, कि उसको कुछ ना कर दिया जाए। तो ये इस तरह का जुल्म है कि आपने एक पूरी फैमिली की पूरी जिंदगी तबाह की है। आपने उस उनके ना सिर्फ घर का बाप लिया है, ना सिर्फ घर का बेटा लिया है, ना सिर्फ घर का शोहर लिया है, पर आपने एक पूरी जिंदगी एक फैमिली की तबाह की है, और कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है इस चीज की। मेरे फादर का मर्डर हुआ किस तरह? मेरे फादर लेटर्स लिख रहे थे 3 महीने पहले से, मर्डर के 3 महीने पहले से लेटर्स लिख रहे थे, और बता रहे थे कि 1 महीना पहले मर्डर अटेम्प्ट भी हुआ था, और ये जो सेल्स मैनेजर जिसने मर्डर किया, उसके अगेंस्ट मेरे फादर ने करप्शन पकड़ी हुई थी, और उसका ही वाज नोन फॉर हिज मिसबिहेवियर, ही वाज वेरी फाउल माउथ, एंड 17 lakhs का अबाउट बैंक फ्रॉड किया हुआ था, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया हुआ था। सो ही वाज ऑलरेडी इंसॉल्वेंट टू द बैंक, और कोई अमीर बंदा नहीं था, कोई हाई डेजिग्नेशन का बंदा नहीं था, मामूली सेल्स मैनेजर था। और मेरे फादर रीजनल चीफ सिंध एंड बलोचिस्तान के थे। इट्स अ वेरी हाई डेजिग्नेशन। एट द एज ऑफ 43, they killed my father at the age of the 43 in office to make an example कि कल को कोई भी करप्शन के अगेंस्ट बोलेगा तो उसके साथ भी हम यही करेंगे। मेरे फादर्स के जो लेटर थे, जो सारे लिखे गए थे, और वो मेरे फादर सब डॉक्यूमेंट कर रहे थे, वो पुलिस से छुपाए गए, वो कोर्ट से छुपाए गए, वो फैमिली से छुपाए गए। उन वो लेटर्स के अब बारे जब में मैंने हम हमें उन लेटर्स के बारे में बताएं कि ऑब्वियसली जब थ्रेट्स आ रही थी, तो आप अगर फैमिली तक थ्रेट्स आ रही थी तो वालिद साहब को डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी थ्रेट्स आ रही होंगी। तो उन्होंने जो लेटर्स लिखे अपनी अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उसमें उन्होंने क्या ये मेंशन किया कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं और मुझे सिक्योरिटी दी जाए, इस तरह बिल्कुल, की बात थी? देखिए सिक्योरिटी की तो बात नहीं थी, बिकॉज ये ऑफिस के बाहर थ्रेट्स नहीं थे, ये ऑफिस के अंदर थ्रेट्स थे। जो एक मर्डर अटेम्प्ट मेरे फादर पे किया था 25 जुलाई को 2008 में, वो ऑफिस से गाड़ी पीछा करते करते मेरे फादर के हमारे कंपाउंड तक आया मर्डर। और जब मेरे फादर ने उसको देखा रेयर व्यू मिरर से कि ये वो है, मेरे फादर ने उसी टाइम अपने सेक्रेटरी को फोन किया, और उन्होंने बोला कि ये लेटर ड्राफ्ट करो और ये फौरन भेजो। और कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक मामूली से सेल्स मैनेजर को फायर करते हुए 1 सेकंड नहीं लगना था, लेकिन वो इतना बढ़ाते गए, उसको पंप अप करते गए। और जो मर्डर की मेंटालिटी है वो नोन इन द कंपनी एंड इन द सिटी एंड बोथ सिटीज, इन यूएई, दुबई, एंड इन यूएई एज अ होल, एंड इन पाकिस्तान इट्स द सेम, कि ये पागल इंसान है। और वो कत्ल करने वाले जिस तरह की मेंटालिटी के होते हैं, ये वैसी ही मेंटालिटी का है। और उसको बढ़ावा इतना दिया गया कि हम तुम्हारी बैक पे खड़े हैं, तुम करो ये। कि वो उस टाइम आई थिंक मर्डर की एज थी 51-52। वो 10 मरले से, नाउ यू टेल मी दिस, डज दिस लॉजिकली मेक सेंस कि 10 मरले पे वो मेरे फादर के कैबिन में आके उसने 10 गोलियां मारी ऑफिस टाइमिंग में, और कोई किसी ने नहीं पकड़ा उसको। और वो सीढ़ियों से नीचे गया और सिक्योरिटी ने भी नहीं पकड़ा, और वो सिक्योरिटी को सरपास करके गन्स भी अंदर लेकर आया है। और वो गन्स लेके आ रहा था। 3 महीने मेरे फादर लिखते रहे हैं लेटर्स कि ये गन्स लेके आई जा रही हूँ ऑफिस में, और कुछ भी नहीं किया गया। मेरा सबसे पहला तो सवाल ये है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, नंबर वन इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट इदारा है, स्टेट ओन कंपनी है। आप दुनिया को प्रोटेक्शन देते हैं अपेरेंटली, और आपका एडवर्टीजमेंट है अल्लाह मेरे अब्बू सलामत रखें। तो आपने मेरे अब्बू की सलामती के लिए क्या किया? मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है कि उनकी उस एडवर्टीजमेंट ने 14 साल मेरी रातों की नींदें उड़ाई हैं। और मैं शायद क्या, मैं कभी जिंदगी में ये ऑडियल नहीं बता सकती। वो ऑडियल जो मैं जी चुकी हूँ, और ऑडियल अब जो मैं जी रही हूँ, कि आई हैव टू हेयर एवरी सिंगल डे हाउ माई फादर वॉज मर्डर्ड, और इंस्टेड ऑफ स्टेट लाइफ सपोर्टिंग मी, और मुझे शो कर रहा थे कि हाँ पिछली मैनेजमेंट शायद करप्ट थी, हम नहीं है, हम इन्वेस्टिगेशन खोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक साइकिल है ऑफ हेट्रेड। जिनके अगेंस्ट करप्शन पकड़ी गई थी उनमें से डायरेक्टर्स भी थे, उन अब जो मैनेजमेंट भी है उनके फादर्स भी डायरेक्टर रह चुके हैं। उनकी पूरी ये हमारी पाकिस्तान की विरासत ही ऐसी चलती है। विरासतों पे तो हमारे सारे काम चलते हैं। तो एक अगर बंदे एम्प्लॉय है, उसके बच्चे भी एम्प्लॉय हैं, उसका ये भी है। मर्डर का बेटा जो है आज तक स्टेट लाइफ एम्प्लॉय है। इससे ज्यादा बड़ा मैं आपको क्या प्रूफ दूं कि ये मर्डर कंस्पिरेसी की गई थी? मर्डर की फैमिली, उसका बेटा, बेटी और बीवी एम्प्लॉयज हैं स्टेट लाइफ के, जिसमें से उसका बेटा जो है एक्टिव एम्प्लॉय है, और ये मर्डर के बाद एम्प्लॉयज रहे हैं, और आज तक उसका बेटा एम्प्लॉय है।
मर्डरर स्टेट लाइफ के बारे खुलेआम में सरेआम। हम स्टेट लाइफ के बारे में मैं हम ये बताते चले कि हम लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की है, बिकॉज जर्नलिज्म में हम बोथ साइड ऑफ द स्टोरी सुनाते हैं। तो स्टेट लाइफ से हमारा अभी तक राब्ता नहीं हुआ, मगर हम वी विल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी कि वो आकर अपना वर्जन भी बयान करें। मगर जो प्लीज बाय ऑल मीन्स। जी, इसमें जो स्टेट लाइफ का जो रोल है उसको जरा अगर हमें आप ब्रीफली बताएं कि आप लोगों ने ऑब्वियसली अब 14 साल हो गए हैं आप बता रही हैं, तो 14 सालों में आप लोगों ने जब स्टेट लाइफ से राब्ता किया तो उनकी तरफ से आपको वेरी ब्रीफली क्या रिस्पॉन्स था आपके आपके लिए? अह, जी मैंने 14 साल के बाद अपना फुल जो एथिकल तरीका है उससे मैंने उनको राब्ते करने की कोशिश की। मैंने उनको ईमेल्स भेजी, मैंने उनके सेक्रेटरी को कॉल किया। सेक्रेटरी ने मेरे मुंह पे बोला कि चेयरमैन साहब अगर आपसे बात करना चाहेंगे तो वो आपको कॉल बैक कर लेंगे, और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मेरी ईमेल्स का जवाब नहीं आया, देन आई टुक इट टू सोशल मीडिया बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। आई एम अ पब्लिक फिगर। आई हैव हिडन दिस। I have hidden the reality of my family for the last 14 years, and it's easy to say. हम लोगों को शहर बदलना पड़ा, हमें अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ी। किस गुनाह की तहत? क्या गुनाह था मेरे फादर का, या क्या गुनाह था हमारा? मैं अपने फादर के लिए बहुत प्राउड हूँ और मैं हमेशा रहूंगी। गुनेगार जो हैं उनको अकाउंटेबल करने के लिए ये सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। स्टेट लाइफ के चेयरमैन, जब मेरी फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी, इट वेंट viral, it was everywhere, and people were questioning on a lot of things. And 2 दिन के अंदर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने एक पब्लिक स्टेटमेंट लगाई थी जो पूरी की पूरी झूठी थी, जिसमें 14 साल के बाद तक भी इन्होंने गलत एफआईआर नंबर लिखा, गलत केस नंबर लिखा। ये बोला कि हमने उसका नाम मर्डर के बाद ईसीएल में डाल दिया था, जो हमें 14 साल से ये कहते आए हैं। हमें मर्डर के बाद इन्होंने बोला कि हमने ईसीएल पे नाम डाल दिए, इन्होंने नहीं डाला था। ईसीएल पे नाम पहली दफा नवंबर 2022 में डला है, वो भी मेरी वजह से। और इन्होंने पूरा पूरा रूट बना के मर्डर को दिया है भगाने के लिए यूएई में, और यूएई में मर्डर आज तक स्टेट लाइफ अरेस्ट होने से पहले आज तक स्टेट लाइफ पॉलिसीज बेच रहा था और रेगुलरली स्टेट लाइफ ऑफिस जा रहा था। इनका अब कोर्ट में स्टांस ये है कि 14 साल के बाद उठ के आ गए हैं। जी मैं 14 साल के बाद उठ के आई हूँ, क्योंकि जब मैंने मर्डर को ट्रेस किया है तब मैं उठ के आई हूँ। आपको 14 साल से पता था, इनको 14 साल से पता था कि मर्डर यूएई में है। इन्होंने कभी पुलिस को बताया? इनके किसी एम्प्लॉय ने, इनके रीजनल चीफ को, ही वाजंट जस्ट द मर्डरर, वाज नॉट जस्ट आवर क्रिमिनल, इट वाज द क्रिमिनल ऑफ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। उसने स्टेट लाइफ के ऑफिस में आके स्टेट लाइफ के रीजनल चीफ को 10 गोलियां मारी थी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अच्छा, इन्होंने यहाँ तक कि क्राइम सीन पे ये जो मर्डर अक्यूज हैं, ये भी यूएई में ही हैं। इनके बारे में बताइएगा, जी क्योंकि रिसेंटली कुछ खबरें आई थी कि स्टेट लाइफ के किसी एम्प्लॉय यूएई में गिरफ्तार हुए हैं। क्या ये खबर भी आपके केस से रिलेटेड है? जी बिल्कुल। इंटरपोल के थ्रू अभी पकड़ा गया है जो मुजरिम है। और ये 1 महीना हो गया इंटरपोल जेल में है और उसकी एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस में है। मेरा हियरिंग ऑर्डर हुआ था, मैं आपको उसी के बारे में बता रही थी कि मेरा जब स्टेटमेंट लगी थी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की, उसके बाद एक उन्होंने सारी चीजें झूठी लिखी थी। उन्होंने कहा था हमने इन्वेस्टिगेशन की थी, हमने ईसीएल पे नाम डाला था। इनमें से कुछ भी नहीं किया था इन्होंने कभी भी। देयर वाज नो इन्वेस्टिगेशन ओपन ऑन माय फादर्स मर्डर टिल डेट। टिल डेट कुछ भी नहीं हुआ था। सो वंस दे पुट अप द फॉल्स स्टेटमेंट, हमने उनको लीगल नोटिस भेजा और हमने कहा हमें इन्वेस्टिगेशन की फाइल्स दी जाए, हमें ईसीएल रिकॉर्ड दिया जाए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी दी जाए। ऑल 3 थिंग्स दे क्लेम दे हैड। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला मुझे, ना इन्वेस्टिगेशन मिली है, ना ईसीएल रिकॉर्ड मिला है, बिकॉज इनमें से कभी कोई चीज हुई नहीं थी। एक पेपर पास हुआ था बिकॉज कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। और मैं मर्डर पे आना चाहती हूँ, बट आई वांट टू क्लियर दिस, सो देन वी मूव टुवर्ड्स दैट। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 14 साल के बाद पहली दफा मेरे फादर की मर्डर में बनी है, और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि वो कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये डिविजनल हेड हैं जिनकी मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने लगी हूँ मेरे फादर के मर्डर के टाइम के। वो इतना गुस्से में उसने फोन किया, मैंने कहा नहीं यार देखिए होता पता क्या है, वो मैं खुदा का खासा आपसे कोई वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है गोली मार के चला गया था वो दुबई, तो है ना, गोली को देखा है
मैं जिस खानदान से हूँ ना, तो बमों को भी देखा, गोलियां में जब तक वो खानदान आएगा ना, जब तक वो खानदान आता है ना, वो उसका भी बहुत बड़ा खानदान था। मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ जो हुई हुई है, मैं कल ही नहीं कह रहा हूँ सर, मैं कल ही सर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। बहुत सुन ली, अब मेरी सुन ले। ये जो इस वक्त जो खबरें आई कि यूएई में जो है स्टेट लाइफ के कोई एम्प्लॉय या फॉर्मर एम्प्लॉय अरेस्ट हुए हैं, क्या इसका ये वही मुबैना कातिल हैं जिन्होंने आपके वालिद का मुबैना तौर पे कत्ल किया था? क्या ये वही हैं? इसके बारे में जरा हमें बताइए। जी बिल्कुल, ये वही हैं। इंटरपोल के थ्रू अरेस्ट हुआ है। एक महीना जब अराउंड नवंबर के टाइम कातिल ने पब्लिक वीडियो बनाई यूट्यूब के ऊपर और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और उसका हम ऑलरेडी प्रोसेस कर रहे थे। हम रेड नोटिस ऑलरेडी वाज इन प्रोसेस, उसका आईडी कार्ड ब्लॉक हो रहा था, पासपोर्ट ब्लॉक हो रहा था। देयर इज अ होल लेंथी प्रोसेस दैट वी वर ऑलरेडी गोइंग थ्रू। उसी दौरान उसने पब्लिक वीडियो बनाई और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। मेरे फादर को यजीद बोला, कहा कि talked bad about my father, talked bad about my character, and खुलेआम उसने टाइटल में लिखा बाप नमरी था बेटी नमरी थी, लेट्स सी हर एंड। उसके बाद उस पे मैंने क्रिमिनल केस दुबई पे खोला एंड उसके फोन जब्त किए गए थे और उस पे ट्रैवल बैन लगा दिया गया था। उस पे जब ट्रैवल बैन लग गया था तो वो कहीं जा नहीं सकता था और उसके बाद उसका इंटरपोल पे नाम आ गया तो वो फिर इंटरपोल की तरफ से अरेस्ट हो गया। तो मुजरिम अभी फिलहाल दुबई की जेल में है और एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस हमारा चल रहा है। हमसे उन्होंने एक्सट्रेडिशन फाइल्स मंगवाई हैं जो एक्सट्राडाइट हो रही हैं। और मैं ये भी बताती चलूं, ये एक्सट्रेडिशन फाइल्स की भी जरूरत नहीं होनी थी बिकॉज यूएई को सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन चाहिए थी कि ये क्राइम हुआ है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ फेक केसेस दैट हैपन एज वेल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन के साथ मेरा एक हियरिंग ऑर्डर हुआ था इन कंप्लायंस टू लाहौर हाई कोर्ट और मैंने उनसे ये 3 महीने पहले बोला था, उनको बताया था कि मुझे एक पब्लिक नोटिस चाहिए स्टेट लाइफ की तरफ से which will help me get the criminal out of Dubai and I need it for the criminal proceedings over here। और मुझे उन्होंने hearing order में कहा था कि जी हम बिल्कुल लगाएंगे और उसमें से नहीं लगाया गया। मुझे 1 महीना हर इदारे से धक्के खिलवाए गए हैं, हर डिपार्टमेंट से धक्के खिलवाए गए हैं। और ये भी बताती चलूं कि जैसे ही हियरिंग ऑर्डर हुआ था उसके 40 दिन बाद स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन ने मेरे पे पर्सनली 85 करोड़ का डैमेजेस का सूट फाइल किया है, मैं उसी तरफ जिसका आना कोर्ट चाह का रहा था नोटिस कि मेरे पास आपकी नहीं है। आपकी आपकी मोस्टली जो फाइट थी, वो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें आपकी जो जंग नजर आई वो थी बिकॉज आपकी बहुत ज्यादा फॉलोअरशिप है सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहां से भी आपने ये जंग लड़ी। तो इसमें हमें पता लगा था, जिस तरह अभी आप जिक्र कर भी रही थी, कि आपको डेफेमेशन के नोटिस भी भिजवाए गए। तो ये हमें बताइएगा कि ये किसकी तरफ से भिजवाए गए आपको? देखिए, डेफिमेशन का नोटिस जो था वो तो कातिल के बेटे ने भेजा था और कातिल के बेटे ने जो स्टेट लाइफ एम्प्लॉय है वो मुझे एक तरफ से नोटिस भेज के कह रहा है कि मेरे बाप ने कत्ल नहीं किया एंड ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। दूसरी तरफ से स्टेट लाइफ कह रहा है कि हम तो इसमें जिम्मेदारी नहीं, आप जाके कातिल को पकड़ें। तो आप पहले ये मुझे पहले ये बता दें, कोई मेरे लिए बड़ी आसानी होगी समझने की कि आपका एम्प्लॉय की मैं बात समझूं कि सुनूं कि या आपकी बात सुनूं, बिकॉज इट्स लाइक अ माइंड गेम ऑफ 14 years and they're experts at that and that's what they're doing। और दूसरा जो स्टेट लाइफ है उसकी तरफ से भी आपको कोई कोशिश की गई कि आप जो सोशल मीडिया पर इसकी बात कर रही हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, तो उसके बारे में भी कोई बात की गई कि आपको रोका जाए या कोई किया जाए, आप ना बोलें? जी, मेरे लॉयर्स ने मुझे कुछ लेटर्स भेजे थे जो इन्होंने पीटीए को लिखे थे। इन्होंने जो बेसिकली केस फाइल किए पर्सनली 85 करोड़ का डैमेजेस का सूट, उसका कोर्ट का नोटिस कभी नहीं आया तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या केस है। मैंने ऑनलाइन देखा तो मुझे पता चला ओके मेरे अगेंस्ट ये केस फाइल्ड है और उसकी डेट भी मई में है। सो वी कांट डू एनीथिंग अंटिल मे। हमें नोटिस भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला एंड इन्होंने अपनी तरफ से हम अपेयर भी नहीं हुए, अभी तक हमारी सुनी भी नहीं है जज ने। उस केस का रेफरेंस दे के इन्होंने पीटीए को लेटर्स लिखे हैं लगातार कि मेरा सोशल मीडिया बंद किया जाए, जिसके बाद पीटीए ने इनको जवाब में कहा है कि ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं है और हम ये नहीं करेंगे, ना ही हम माहम की वीडियोस डिलीट करेंगे। तो इनका बेसिकली लेटर था कि मेरा अकाउंट बंद किया जाए और मेरी वीडियोस डिलीट की जाए
और ये गलत कोर्ट के ऑर्डर का रेफरेंस दे रहे थे, which is और ये कोर्ट में जाके गलत रेफरेंसेस दे रहे हैं, which is misleading the court. So this I don't know इनकी लॉ जो लॉयर्स की टीम है वो कहाँ से लेके आए हैं ये लोग, या ये किस तरह लॉ को इतना ब्लेटेंटली जो है मजाक उड़ा रहे हैं उसका। आखिर अब देखें, अगर 14 साल हो गए हैं और किसी शख्स का ऑब्वियसली कत्ल तो हुआ है, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि कत्ल तो हुआ बिल्कुल है। और बिल्कुल अगर इस केस को 14 साल हो गए हैं और इसका आज तक अगर पता ही नहीं लग सका किसने किया है, क्यों किया है, और अगर किसी ने किया है तो उसको अरेस्ट करके उसकी इन्वेस्टिगेशन ही जो है कभी एंड तक नहीं पहुंची, तो ऑब्वियसली ये हमारे जुडिशियल और जस्टिस सिस्टम को एक्सपोज भी करता है। मगर फाइनली बिफोर वी रैप अप, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कोई उम्मीद है? आई मीन ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो हुई है 14 साल के बाद, मगर कोई उम्मीद है सिस्टम से, या आप कहती हैं कि उम्मीद के बगैर ही जंग लड़ी जाए और देखा जाए, बिकॉज इट्स नॉट अ चॉइस यू मेड, इट वाज मेड फॉर यू, ये लड़ाई तो आपको लड़नी ही थी, तो आपको कोई उम्मीद है सिस्टम से? देखिए, मैं लोगों से उम्मीद करने वाली इंसान नहीं हूँ। मैं खुदा से उम्मीद करती हूँ और ये मेरा हक है जो मैं खुदा से मांग के लेके आई हूँ। मुझे कोई रोक सकता है तो रोक ले, मुझे रोक के दिखा दे, जस्टिस मैं लेके रहूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और ये मेरे शहीद बाप का हक है। उनको मैं ऑनर भी दिलवा के रहूंगी जो 14 साल में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने ऑन ड्यूटी जिस इदारे के नाम उसने अपनी जान दी और जिस इदारे में उसने अपनी जान दी, उस इदारे में 14 साल से उसको ऑनर तक नहीं किया गया। तो वो ऑनर भी मैं दिला के रहूंगी और मैं उनको जस्टिस भी दिला के रहूंगी, और ये मेरा पूरे पाकिस्तान से वादा है। अगर ये इतिहास बदलता है तो इसको इतिहास बदलने दें, बिकॉज हमें इसकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया। महम अमजद हमें ज्वाइन उन्होंने किया हुआ था, 15 साल की थी जब उनके वालिद का कत्ल हुआ। हमारे एक कौमी इदारे में वो जॉब कर रहे थे और उन्होंने करप्शन के केसेस पकड़े थे और वो निडर थे। और जिस तरह वो निडर थे, आज हमने महम से बात की तो हमें नजर आया कि महम भी कम से कम उतनी निडर ही हैं। और निडर लोगों के साथ का रास्ता मुश्किल होता है, मगर वो मुश्किल रास्ता महम अपना के कर रही हैं। शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज पीपल जो जस्टिस के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं और इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं। महम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और दूसरी साइड पर जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, उनसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं वो हम स्टेट लाइफ के सामने रखें ताकि उनका नजरिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम सामने लेकर आ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया। Just so sorry, I'm just gonna say one thing. अगर आप राब्ता करें, by all means, मैं तो चैलेंज करती हूँ कि मेरे साथ एक टॉक शो में आए और मेरे सवालों का जवाब दें जो नहीं दे सक रहे हैं। पर अगर आप करेंगे उनसे बात, तो उनसे ये जरूर बात आप पूछ लीजिएगा मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे तो जवाब नहीं देंगे वो, कि अगर मेरे वालिद की जगह उनके वालिद की डेथ होती और वो अपने फादर के जस्टिस के लिए लड़ रहे होते और उन पे 85 करोड़ का सूट किया जाता उनको चुप करवाने के लिए, तो उनको कैसा फील आता, उनको कैसी फीलिंग आती 14 साल की विक्टिमाइजेशन के बाद। हमारा आपसे वादा है कि अगर हमारा उनसे राब्ता हुआ तो हम आपका ये सवाल उनसे जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।